हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर जो हमने सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर इन पे किया था, उनसे रिलेटेड और उससे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए, बी एंड सी। If internal bisector of angle B meets the side AC at point D, then find length AD। तो पहले एक बार डायग्राम से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। Let's say these are the vertices. A is -1, -7, B is 5, 1 and C is 1, 4। अब हमने क्या किया है, एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ऐसे, जो कि सामने वाली साइड को D पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें AD का लेंथ चाहिए, AD का लेंथ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक थ्योरम पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो रिमेनिंग साइड्स का रेशियो है। कहने का मतलब ये है कि एडी रेशियो डीसी वही होगा जो बीए रेशियो बीसी है। ये आपको ध्यान रखना है। सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, उसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो बची हुई साइड्स का रेशियो है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, हमें बीए और बीसी का रेशियो निकालना चाहिए। तो बीए और बीसी का रेशियो निकालते हैं और वही सेक्शन फॉर्मूला से डी पॉइंट दे देगा हमें। सो अंडर रूट ऑफ बी ए का डिस्टेंस, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से। और बीसी का लेंथ आएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाता है 10, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाता है 5, तो इट बिकम्स 2। तो ए डी और डी सी का रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब डी पॉइंट ए सी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे ए डी लेंथ चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए डी लेंथ होगी वो 2/3 होगी किसकी, ए सी की, क्योंकि 2:1 हो रहा है ना, 2:1 हो रहा है तो टोटल का ये 2/3 हो गया। क्या 2/3 हो गया, ए डी। और डी सी निकालना हो तो 1/3 हो गया। तो 2/3 ऑफ ए सी निकालते हैं। 2/3 ऑफ ए सी लेंथ 2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2/3 ऑफ हो गया 121 प्लस 4, दैट इज 125। और 125 को ले सकता हूं मैं, और यह आ जाएगा हमारे पास 10√5/3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2। लेट पॉइंट P lies inside a triangle ABC such that area of triangle PAB, PBC and PC are equal. Then find the coordinates of point P। ABC दिया हुआ है, फिर से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। A है हमारे पास 2, 0, B है -1, 0 एंड C है 5, 3। नाउ आफ्टर दिस हमारे पास बोला गया है बीच में कहीं पे ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि ये वाला एरिया PAB का एरिया, PBC का एरिया और PCA का एरिया, ये तीनों इक्वल है। एक बार मैं इनको मार्क कर देता हूँ। तो ये एरिया, ग्रीन वाला एरिया और तीसरा ये ऑरेंज वाला एरिया, ये तीनों क्या है, इक्वल है। फिर अगर हम ये देखें कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वर्टेक्स को ज्वाइन करने से, वो होता है सेंट्रॉइड। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड हमें पता है x1 + x2 + x3/3 होता है। सिमिलरली y1 + y2 + y3/3 होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा वर्टेक्स को ज्वाइन करने से, तो वो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड। तो P पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 + 5/3, 0 + 0 + 3/3 एंड दैट इज 2, 1। P पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या बोला गया है, गिवन पॉइंट्स P 2, 3, Q 4, -2 एंड R α, 0 are given, then find value of alpha such that PR + RQ is minimum। एक बार अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। P पॉइंट क्या है, 2, 3। 2, 3 को प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं 2, 3 इधर है, और 4, -2 को ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं इधर है। अब हो क्या रहा है कि R पॉइंट जो है, अगर आप अच्छे से देखो उसको, तो α, 0 है। α, 0 मतलब इसका y 0 है, और अगर इसका y 0 है मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें PR + RQ का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मान लेते हैं लेट्स से R यहाँ पे है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। अगर ये R इधर है x एक्सिस पे, PR + RQ को मिनिमम करना है। एक बार समझिए कि अगर R x एक्सिस पे है तो मैं ऐसे घूम के क्यों जाऊंगा, डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए मुझे P से क्यों जाना है और सबसे छोटी डिस्टेंस से जाना है। तो ऑब्वियसली मुझे सीधे रास्ते से जाना चाहिए ना, सीधे से रास्ते मतलब P से क्यों ऐसा जाना चाहिए ना, मैं ऐसे घूम के क्यों जाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा। मतलब R जो है वो PQ के साथ कोलिनियर होना चाहिए और x एक्सिस पे होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं ये व्हाइट लाइन देखूं तो ये ज्यादा डिस्टेंस है, मुझे तो पिंक वाली लाइन के अलोंग जाना चाहिए। तो ये व्हाइट लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और हमें जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिंक वाला लाइन, राइट।
तो यहाँ से मैं आर कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। आर है अल्फा कॉमा 0 और ये पी क्यू आर क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। अभी वैसे हमने स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स में, बट आई थिंक बेसिक आइडिया सबको होगा कि स्लोप क्या होता है। तो अगर पी आर क्यू एक ही लाइन पे है तो मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ पी आर लाइन सेगमेंट विल बी सेम एज स्लोप ऑफ आर क्यू। ये दोनों सेम होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। तो इनमें से कोई भी दो इक्वेट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ पी आर अगर हम देखें तो आएगा 0-3 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो दैट इज अल्फा -2। और पी क्यू का स्लोप निकालें हम तो आएगा -2 - 3 अपॉन 4 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हो गया -5 अल्फा प्लस 10, तो 5 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 16/5। इसका मतलब पहले पार्ट के लिए 16/5, 0 आंसर आना चाहिए, जिसपे पी आर प्लस आर क्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। सेकंड पार्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सो सेकंड पार्ट सेज दैट पी आर माइनस आर क्यू ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम कैसे प्रूव कर सकते हैं और कैसे लेके आ सकते हैं आर के कोऑर्डिनेट्स, वो देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 4, -2। नाउ हमें आर पॉइंट ऐसी जगह पे रखना है ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट क्या हो जाए कि भाई पी आर माइनस आर क्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। पी आर माइनस आर क्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, एक बात सबसे पहले, मैं क्यू का एक इमेज ले रहा हूं इन द एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें एक इमेज ले रहा हूं क्यू का। क्यू का इमेज क्या आएगा, क्यू का इमेज आएगा 4,2 आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा क्यू 4,2। ठीक है, पी आर माइनस आर क्यू मैक्सिमम कब होगा वो हमें देखना है। क्यू का इमेज आया 4,2 ऑन द एक्स एक्सिस। इमेज का मतलब क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे एक मिरर रख दिया ऐसे, तो उतनी ही डिस्टेंस पे जितना क्यू है उतनी ही डिस्टेंस पे ऊपर एक क्यू डैश पॉइंट होगा 4,2, वो मैंने ड्रॉ किया है। नाउ पी आर माइनस आर क्यूब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। एक बात समझिए कि आर का जितना डिस्टेंस क्यू से होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू डैश से भी होगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनने वाले हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनने वाले हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, मतलब एक्चुअली कॉमन है। तो ये लेंथ क्यू डैश आर और क्यू आर वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यू आर और क्यू डैश आर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर मुझे पी आर माइनस आर क्यू को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब मुझे पी आर माइनस आर क्यू डैश को भी मैक्सिमम करना है। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमें पी आर माइनस क्यू डैश आर को भी मैक्सिमम करना है। और पी आर माइनस आर क्यू डैश मैक्सिमम कब होगा, जब देखो पहली बात, अगर ये ट्राइंगल बनाते पी क्यू डैश और आर, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन क्या होता है, थर्ड साइड होता है। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पी क्यू डैश हो जाएगी, है ना, इससे छोटा होता है। बस में आ रही है क्या, पी आर माइनस आर क्यू डैश किससे छोटा होता, पी क्यू डैश से। लेकिन ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों को कोलिनियर कर देना चाहिए। इन तीनों को क्या कर देना चाहिए, कोलिनियर, जिससे कि पी आर और आर क्यू डैश का जो डिस्टेंस है, मतलब दिस माइनस दिस, मैक्सिमम आ जाए, वो इसके बराबर आ जाए। किसके बराबर, पी क्यू डैश के बराबर। मतलब हमें इन तीनों को क्या करना है, कोलिनियर करना है। किसको, पी क्यू डैश और आर को कोलिनियर करना है। तो अगर ये तीनों कोलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ पी क्यू डैश विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू डैश। आर का वैल्यू वही अल्फा का 0 में अज्यूम करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, अल्फा निकालना है। पी क्यू डैश का स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू 0 - 2 अपॉन अल्फा -4। इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे अपन, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 4 - अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। तो जो आर पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 8,0। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और डिफिकल्ट भी हो जाता है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ ट्राइंगल हैज रैशनल वर्टाइसेस देन प्रूव दैट इट कैन नॉट बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें लगेगा कि अगर एक ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट्स रैशनल है, वर्टाइसेस क्या है, रैशनल है, तो लेट्स से एक है x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3। ये तीनों क्या है, रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो इनका जो एरिया आएगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो क्या होता है, फॉर्मूला हमने लिखा था x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री साइकिल वाला, प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में। तो अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो ये क्वांटिटी जो है x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री वो क्या आनी चाहिए, वो रैशनल आनी चाहिए, राइट। x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन भी क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। और x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू भी क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो अगर वर्टेक्स रैशनल है तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या आएगा, रैशनल आएगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया का फॉर्मूला में एक और समझ में आता है, दैट वाज रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया ये होता है रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर। अब साइड लेंथ क्या है, साइड लेंथ है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब ये बात तो हमने डिस्कस की है कि ये जो x1 माइनस एक्स टू है वो रैशनल है, और y1 माइनस वाई टू भी क्या है, रैशनल है। तो ये अगर दोनों चीजें रैशनल है और उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रूट थ्री बाई फोर विच इज इरेशनल, इसका मतलब जो हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आएगा वो तो भाई क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और इस फॉर्मूले से आ रहा है रैशनल आएगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और अगर ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसका मतलब हमारा कोई भी ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसमें तीनों वर्टेक्स रैशनल आ सके, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के नंबर्स आ रहे हैं एरिया के, एक इरेशनल और एक रैशनल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स रैशनल नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक तो क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जेई मेंस में आया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बी एंड सी बी वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अभी देखो, सबसे पहली लाइन को देख के ही हमें कुछ ना कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। पहली लाइन में ही बहुत बड़ा हिंट है। देखो पहले पॉइंट जो है, जैसे पहला पॉइंट है 6,8, इसको अच्छे से देखो। ये जो 6,8 है ना, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा, 10 आएगा। ओ को ओरिजिन लिख रहा हूं तो ओ ए कितना आएगा, 10 आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, है ना। फिर बी पॉइंट देखो अच्छे से, बी पॉइंट 10 कॉस अल्फा और माइनस 10 अल्फा, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, वो भी निकालो तो ये भी 10 आएगा। ये अच्छे से देखिए, समझ में आ रही है बात। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो अंडर रूट ऑफ 10 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 10 साइन अल्फा का होल स्क्वायर, 100 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट। इसका मतलब कितना आएगा, 10 आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये भी समझ में आएगा कि ओसी लेंथ जो है, ओ से लेके ओरिजिन से लेके सी का लेंथ, वो भी कितना आएगा, 10 आएगा भाई। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा सबको। ओसी भी कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो वर्टेक्स ए बी और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब ये सोचो कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसा पॉइंट सोचो जो तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। वो कोई और पॉइंट नहीं है, वो सरकम सेंटर है। क्या है ये, सरकम सेंटर, जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो ओ क्या हो गया हमारा, ओरिजिन क्या हो गया हमारा, सरकम सेंटर हो गया। एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ एल ए कॉमा 9 एंड जी एच कॉमा के आर ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड हमें एच कॉमा के टर्म्स में और ए के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें सेंट्रॉइड निकालना है इसका। तो सेंट्रॉइड एक बार निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट होगा एच, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यहाँ पे दिख रहा है x1 6 है, x2 10 कॉस अल्फा है और x3 क्या है, माइनस 10 साइन अल्फा। तो h क्या आएगा, 6 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3, ये h आएगा। और k क्या आएगा, k आएगा 8 माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा, मतलब ऐसा ही कुछ आ गया, 8 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 3। अब लास्ट क्लास में मैंने तुमको ये भी बताया था कि अगर ओरिजिन हमारा सरकम सेंटर है, सेंट्रॉइड कुछ है लेट्स से एच कॉमा के, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, 3h कॉमा 3k हो जाता है। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो ऑर्थो सेंटर है वो a कॉमा 9 दिया हुआ है, शायद से एक बार देख लेते हैं। हाँ, a कॉमा 9 दिया हुआ है। तो जो 3k का जो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 8 प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसका वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी 9 दिया हुआ है। तो हमारा जो 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना, उसका वैल्यू ऑलरेडी हमें कितना पता है, 1 पता है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है। इसके हेल्प से मैं h भी निकाल सकता हूँ, राइट। चलिए निकालते हैं h का वैल्यू। तो h आ जाएगा 6 प्लस
10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस अल्फा 1 हो गया बाई 3, तो ये हो गया 7/3। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी। तो 6 + 1/3 मतलब 7/3 ये h का वैल्यू हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 3h का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और 3 के तो 9 दिया ही हुआ है, 3 के तो 9 दिया ही है उन्होंने, है ना। चलो अब पूछा क्या है हमसे वो देख लेते हैं। हमसे पूछा है अच्छा a का वैल्यू और निकालना है, x कोऑर्डिनेट, तो 3h हमारा आ ही गया, 7 तो a ही हमारा 3h है, वो 7 आ गया। ओके देन 5a - 3h, 5a, a भाई कितना आया था हमारा, a आया था 7, तो 5 × 7 माइनस 3h, 3h भी 7 प्लस 6k, प्लस 6k, 3 के 9 है तो 6k हो जाएगा 18 प्लस 100 साइन 2 अल्फा। अब भाई देखो 100 साइन 2 अल्फा है ना, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि हमने 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा निकाल लिया है। इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो 100 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, जिसको मैं साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। दोनों साइड स्क्वायर किया था मैंने, तो 100 साइन 2 अल्फा का वैल्यू 99 दिख रहा है मुझे, है ना, 99। इसको निकाल लेते हैं, का वैल्यू आना चाहिए 145 जो हमसे पूछा है। तो ये आई थिंक समझ में आया होगा, ये जेईई मेंस का इसी साल का शायद से क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, और शुरू का ऑब्जर्वेशन अगर आपने अच्छे से देखा है तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस मैनिपुलेशंस करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If a vertex of a triangle is 1, 1 and midpoints of two sides passing through it are this and this, then find the centroid of triangle। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमारे पास ए वर्टेक्स है 1, 1, ठीक है, इससे पास होने वाली जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट दिए होते हैं। मान लेते हैं एम मिड पॉइंट है -2, 3 और दूसरा मिड पॉइंट है एन विच इज 5, 2। ठीक है, तो हमसे इसका सेंट्रॉइड पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट्स का यूज करके हम बी और सी वर्टेक्स निकाल सकते हैं। मान लो बी है x, y और सी है h, k, तो मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ए और बी का। तो x + 1/2 का वैल्यू मिड पॉइंट का m का x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो x + 1 कितना आ गया -4, तो x कितना आ गया -5, है ना। और y के लिए हम क्या करेंगे, y + 1/2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 3 दिया है, m का y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो y + 1 कितना आ गया 6, तो y कितना आ गया 5, तो b पॉइंट क्या आ गया -5, 5। ठीक है, आफ्टर दिस हमें c निकालना है, तो c के लिए मैं क्या करूंगा, h + 1/2 इक्वल्स टू 5, तो h कितना आ गया 9। ऐसे ही k + 1/2 इक्वल टू कितना है 2, दिख रहा है यहाँ पे मिड पॉइंट, तो k कितना आ गया 3। ठीक है, अब हमें सेंट्रोइड निकालना था, सेंट्रोइड आ जाएगा हमारे पास -5 + 1 + 9/3, 5 + 1 + 3/3, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो 10 में से 5 गया, 5 / 3, और ये हो गया हमारे पास 9 / 3 मतलब 3। ये सेंट्रोइड आ गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ वर्टाइसेस आर दिस एंड। अच्छा, दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, एक में वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो वर्टाइसेस के लिए मैंने अभी फॉर्मूला तुमको फिर से बताया था कि एरिया होता है हाफ मॉड ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इससे तो हम कर ही लेंगे, राइट, इससे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अब पहले ऐसा करो कि कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करो, कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करो, क्या पता बहुत आसान तरीका हो उसका। तो कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करने से मुझे ये पता चला कि दो वर्टेक्स तो एक्स एक्सिस पे ही है भाई। दो वर्टेक्स कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ही है। देखो -1, 0 और 1, 0 दोनों एक्स एक्सिस पे है, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2। तो हम इसको बेस मान सकते हैं कि भाई बेस तो एक्स एक्सिस पे ही है और इसका लेंथ 2 है ना। और तीसरा जो वर्टेक्स है 2, 3, 2, 3 कहीं पे यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 2, 3। तो ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी हाइट देखो अच्छे से, हाइट कितनी है इसकी, एक्स एक्सिस से जो हाइट है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, मतलब 3 है। हाइट कितनी है 3। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया में डायरेक्टली लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ बेस इंटू हाइट से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस कितना है इसका 2 और हाइट कितनी है 3, तो एरिया कितना आ गया 3 आ गया। तो इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो कभी कभी हम कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करके भी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, रेदर देन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फॉर्मूला लगाना गलत है,
बट अगर कोई छोटा मेथड समझ में आ रहा है, पहले ऑब्जर्व करो डेटा को, उसके हिसाब से एरिया निकालो, है ना। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। टू साइड्स आर गिवन एंड वन एंगल इज गिवन, कॉस सी इज गिवन, तो हमें एरिया निकालना है। तो काफी आसान है ये भी क्वेश्चन। तो एरिया का मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुमको कि एरिया होता है हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी। यहाँ पे ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 8 और कॉस सी दिया हुआ है √3/2, ठीक है ना। तो साइन सी आराम से आ जाएगा विच इज 1/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 6 इंटू 8 इंटू 1/2, ये 2 से 2 4, ये 2, आंसर आ जाएगा 12, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। दीज वर द एग्जाम्पल्स फॉर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। और आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज ही करने वाला हूँ, आगे भी करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे लाइन की तरफ जाने वाले हैं। थैंक यू।